अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे मशरक़ वस्ता के 4 ममालिक में तकसीम एक खूबसूरत खित्ते कुर्दिस्तान के। कुर्द कौन है? सिर्फ तुर्की ही नहीं, इराक, ईरान में भी कुर्द आबाद हैं। कुर्द जंग का पस मंज़र क्या है और कुर्दिस्तान कौन सा मुल्क है? सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक इसी कौम से था। सलाहुद्दीन अयूबी वही शख्स था जिसने बैतुल मुक़द्दस को सलेबियों के कब्ज़े से छुड़वाया था। कुर्दिस्तान की औरतें सोना ऐसे पहनती हैं जैसे लिबास। कुर्दिस्तान कोई एक मुल्क नहीं बल्कि एक खित्ता है जो इराक, ईरान, शाम और तुर्की के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये इलाका यूरोप के 2 बड़े ममालिक जर्मनी और बरतानिया के मजमूई रकबे के बराबर है। पहली जंग अज़ीम के बाद कुर्दों को एक जगह मुतहद करने की बजाय मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम कर दिया गया। कुर्दिस्तान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। कुर्द नस्ल के लोगों की आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इस खित्ते का कुल रकबा तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये लोग कुर्दिश ज़ुबान बोलते हैं। मज़हब के लिहाज से ये मुसलमान हैं और सुन्नी मुस्लिम अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस खित्ते में तेल के काफ़ी बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सियाहती लिहाज से भी ये खित्ता काफ़ी खूबसूरत है। कुर्दों का शुमार आरियाई कौम की यूरोपी नस्ल से है जो मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं। कुर्द कौम का एक बड़ा हिस्सा ईरान, इराक, तुर्की, शाम और साबिका सोवियत यूनियन के बाज़ मुल्कों में आबाद है, जबकि लेबनान, यमन, पाकिस्तान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में कुर्द अक़लियत की सूरत में रहते हैं। मशरक़ वस्ता और एशियाई कोचक में ये अरब और तुर्क कौम के बाद तीसरी बड़ी कौम है। मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख कुर्दों की अक्सरियत तुर्की, इराक, शाम और ईरान के इलाकों में आबाद है। इसके अलावा पूरी दुनिया में फैले हुए कुर्दों की आबादी 1 करोड़ के लगभग है। कुर्द कौम तुर्की में कुल आबादी का तकरीबन 20%, ईरान में 10%, इराक में 18%, जबकि आर्मीनिया और शाम में कुल आबादी का तकरीबन 5% हैं। तकरीबन 8 लाख तुर्क नस्ल के लोग जर्मनी में आबाद हैं, जो इस मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 1% बनता है। इन लोगों ने 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम को बतौर मज़हब कबूल किया। रवायती तौर पर कुर्द खाना बदोश हैं। इनकी ज़िंदगी का इन्हिसार भेड़ बकरियां पाल कर होता है, जिन्हें वो मेसोपोटामिया के मैदानों और तुर्की और ईरान की बुलंद पहाड़ी इलाकों में चराते थे। ज़्यादातर कुर्द मामूली काश्तकारी करते थे। पहली जंग अज़ीम के बाद जब मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सरहदों का तयन किया गया तो कुर्दों ने खाना बदोश तर्ज़ ज़िंदगी छोड़कर दीगर शोबे अपना लिए और बहुत सारे कुर्द देहाती तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करके मुस्तकिल आबादकार बन गए। तुर्की के मशरकी इलाके को इरारत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उनकी 10 गज़ लंबी कब्र के निशानात की वजह से कुर्द बाशिंदों का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से बताया जाता है। कुर्दिस्तान तारीख़ में कभी एक अलग या खुद मुख्तार रियासत के तौर पर नहीं रहा और न ही इनका तारीख़ में कोई ज़िक्र मिलता है। कुर्दिस्तान का लफ्ज़ पहली दफ़ा 19वीं सदी में वजूद में आया जब यहाँ पर सल्जोक ख़ानदान की हुकूमत थी। सल्जोकी बादशाह ने खित्ते का मगरबी हिस्सा अलग करके इसका नाम कुर्दिस्तान रखा और अपने करीबी दोस्त सुलेमान शाह को इसका हाकिम बना दिया। बुनियादी तौर पर कुर्दिस्तान 3 मुल्कों में तकसीम है। इराक, ईरान और तुर्की के अलावा इसका एक छोटा सा हिस्सा शाम में वाक़या है। तुर्की के 90 में से 15 सूबे कुर्द आबादी की हैं, जो तुर्की के जनूब मशरकी और मशरकी हिस्से में वाक़या हैं। तुर्की के काफ़ी अरसे से इन लोगों के साथ तनाज़ात थे, लेकिन हाल ही में कुर्द नस्ल के लोगों ने मज़ामत तर करके कौमी धारे में शामिल होने का फ़ैसला किया है। तुर्की की आबादी का 5वां हिस्सा कुर्दों पर मुश्तमिल है। कुर्द चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, वो अपना वतन कुर्दिस्तान को ही मानते हैं। कुर्दिस्तान की शुमाली सरहदें अरारत पहाड़ियों से शुरू होती हैं जो ईरान, आर्मीनिया और तुर्की की सरहदों से लगती हैं। जनूब में हमरैन का पहाड़ी इलाका आता है जो बगदाद, बसरा और उस्मानी मौसल के दरमियान वाक़या है, जबकि कुर्द खित्ते की मशरकी सरहद ईरान के इलाके लरिस्तान के आखिर तक फैली हुई हैं। मगरिब में तुर्की का सूबा मलातिया आता है। यह खित्ता पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है जहाँ की ज़मीन काबिल काश्त है, जहाँ कई नहरें ज़मीनें और इस पर रहने वालों को सैराब करती हैं। कई चश्मों और नहरों के अलावा इस सरजमीन ने अपने अंदर बेशबहा मादनियात, तेल और गैस के खजाने छुपा रखी हैं। कुर्दिस्तान खूबसूरत आबशारों की वजह से मशहूर है। कुर्दिस्तान मादनियात से माला माल खित्ता है, ख़ासकर यहाँ तेल की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। सलाहुद्दीन अयूबी जिन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह किया था वो भी एक कुर्द नस्ल थे। कुर्द बुनियादी तौर पर बहादुर और जंगजू कबीले के तौर पर जाने जाते हैं। कुर्दों ने माजी में न सिर्फ जंगें लड़ीं बल्कि अपनी हुकूमतें भी कायम की। कुर्द कौम के अजीम सिपह सालार और अयूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत शाम, मौसल, तुर्की के मशरकी इलाके, यमन, मिस्र, लीबिया और दीगर कई खित्तों पर आबाद थी।
دوسری صلیبی جنگ کے عظیم فاتح حکمران صلاح الدین ایوبی، جن کا تعلق صدام حسین کے آبائی شہر تکرت سے تھا، نے 12ویں صدی میں تیونس سے لے کر بحر کیسپیئن کے ساحل تک وسیع مملکت قائم کر رکھی تھی۔ ان کے بعد کسی بھی کرد رہنما کو کردوں کے لیے اپنی آزاد مملکت قائم کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ترکی کی جنگ نجات کے دوران مصطفیٰ کمال آتا ترک نے کردوں کے ساتھ مل کر اپنی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا اور کردوں کا اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ کردوں کا تعلق قدیم عراقی تہذیب سے ہے جو میسوپوٹیمیا کے ریگزاروں اور پہاڑی علاقوں کے مکین ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جو ترکی کے جنوب مشرق، شام کے شمال مشرق، عراق کے شمال، ایران کے شمال مغربی اور آرمینیا کے جنوب مغربی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کرد مشرق وسطیٰ کا چوتھا سب سے بڑا نسلی گروہ ہیں۔ کردستان اگرچہ باضابطہ طور پر کوئی ملک نہیں، لیکن یہ مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے۔ یہ خطہ ہزاروں سالوں سے مختلف قوموں اور ثقافتوں کا مرکز رہا ہے، جہاں کئی تمدن ایک دوسرے سے ٹکراتے اور جڑتے رہے۔ کردوں نے ہمیشہ سے پہاڑوں میں رہ کر اپنی شناخت، زبان اور ثقافت کو زندہ رکھا۔ ان کے پہاڑی علاقوں نے ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کا کام دیا جہاں وہ اپنے رسم و رواج کو قائم رکھ سکے۔ کرد قوم ایک زبان نہیں بولتی، بلکہ ان کی شناخت میں مختلف لہجے اور زبانیں شامل ہیں۔ یہ قوم مذہبی اعتبار سے متنوع ہے، جس میں مختلف عقائد رکھنے والے افراد شامل ہیں جو ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی یہ علاقہ کرد نسل کے لوگوں کا مسکن ہے۔ عربوں کے حملے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کردوں نے تقریباً 600 سال تک مغربی ایشیا کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن ایک قوم کے طور پر نہیں بلکہ قبیلوں، افراد یا چھوٹے گروہوں کی صورت میں۔ اس دور میں کئی چھوٹی چھوٹی کرد ریاستیں بھی قائم ہوئیں۔ مغلوں اور ترکمانوں کے زمانے میں کردوں کا ذکر کم ملتا ہے، لیکن وہ دوبارہ عثمانی سلطنت اور صفوی سلطنت کے درمیان جنگوں میں نمایاں ہوئے۔ 19ویں صدی کے پہلے نصف تک کردستان میں کئی خود مختار ریاستیں قائم رہیں، تاہم کردستان کبھی بھی مکمل سیاسی اتحاد نہ کر سکا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے بعد جب عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو امریکی صدر ولسن کے 14 نکات میں سے ایک یہ تھا کہ غیر ترک قوموں کو خود مختاری دی جائے۔ اس سے کرد قوم کو ایک آزاد ریاست کے قیام کی امید ملی۔ 1974 میں عراق میں کرد خود مختار علاقہ قائم ہوا۔ 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد یہ خود مختاری مزید مضبوط ہوئی اور 2005 کے عراقی آئین میں اس کی باضابطہ حیثیت تسلیم کی گئی۔ 2017 میں عراق کے کرد علاقوں میں آزادی کا ریفرینڈم ہوا، جس میں بڑی اکثریت نے آزاد ریاست کے حق میں ووٹ دیا، لیکن جلدی عراقی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے کئی اہم علاقے واپس لے لیے۔ کچھ لوگوں نے روایتی پیشے چھوڑ کر نئے پیشوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اربیل، جو کہ عراقی کردستان ریجن کا کیپٹل سٹی ہے، یہاں ایک قدیم قلعہ موجود ہے جس کی تاریخ 6000 سال پرانی ہے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک مسلم قوم اور ایک خطے کردستان کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ایکس اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔